सेडिशन, राजद्रोह, राजद्रोह तथा अनुच्छेद 19 सब क्लाज 1 सब क्लाज ए। आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 2023 जो बना है और 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता लागू हो गया, तो जो कल भारतीय दंड संहिता की धारा 124 सब क्लाज ए था, कल तक जो हम लोग इंडियन पैनल कोड की धारा 124 सब क्लाज ए पढ़ते थे, जिसमें राजद्रोह या देशद्रोह की परिभाषा दी गई थी कि राजद्रोह के दायरे में आता है कि नहीं, ये जो कल तक 124 सब क्लाज ए पढ़ते थे, आज वो धारा चेंज हो गई है 1 जुलाई 2024 से। अब राजद्रोह या देशद्रोह के लिए जो भारतीय न्याय संहिता 2023 में धारा बनाया गया, वो धारा है 152। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 की धारा 152 है। कल तक इसको हम लोग भारतीय दंड संहिता की धारा 124 सब क्लाज ए बोलते थे। आज इसे हम लोग भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 152 बोलेंगे। कंफर्म हो गया? ये धाराएं भी चेंज हो गई हैं। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 152 के तहत देशद्रोह या राजद्रोह को अपराध की श्रेणी में रखा गया। देशद्रोह एवं राजद्रोह को अपराध की श्रेणी में रखा गया। अब प्रश्न उठता है कि राजद्रोह क्या है? राजद्रोह क्यों अपराध की श्रेणी में रखा गया? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जब एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है और एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न करना, एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न करना या सरकार की अवमानना करना, यह राजद्रोह या देशद्रोह की परिभाषा में आता है। हालांकि भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 में देशद्रोह की परिभाषा में अब आतंकवाद को भी शामिल कर लिया गया है। पहली बार आतंकवाद को भी परिभाषित कर दिया गया है। इसके पहले भारतीय दंड संहिता में आतंकवाद डिफाइन नहीं था। जो भारतीय न्याय संहिता 2023 बना है, उसमें आतंकवाद भी शामिल किया गया है। आतंकवाद को भी परिभाषित कर दिया गया है। कंफर्म हुआ? तो देशद्रोह या राजद्रोह वह अपराध है जो एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार के विरुद्ध घृणा पैदा करता है या सरकार की अवमानना करता है। लेकिन सरकार की रचनात्मक आलोचना करना, यह राजद्रोह या देशद्रोह की परिभाषा में नहीं आता है, क्योंकि रचनात्मक आलोचना करना अनुच्छेद 19 सब क्लाज 1 सब क्लाज ए के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। सरकार की आप रचनात्मक आलोचना करिए, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार के मुखिया के विरुद्ध या लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार के विरुद्ध घृणा पैदा करना या लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार की अवमानना करना, यह राजद्रोह और देशद्रोह की परिभाषा में आता है। लेकिन सरकार की रचनात्मक आलोचना करना कहीं से राजद्रोह या देशद्रोह की परिभाषा में नहीं आता है। अब यह मामला क्यों उठा था? शायद आप लोग इतिहास जानते हैं कि जेएनयू प्रकरण के पश्चात ही यह धारा काफी चर्चा में आ गया। और जब से एनडीए की सरकार केंद्र में है, तो आए दिन आप लोग देशद्रोह या राजद्रोह का मुकदमा चलता रहा है। कभी पत्रकारों के विरुद्ध चला, कभी पत्रकारों के विरुद्ध भी चलाया गया।
इस कारण विधि आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का अहम हिस्सा है। इस लिहाज से अपनी राय जानने का राजद्रोह के कानून में नहीं लाना चाहिए। अपनी राय जानने का राजद्रोह के कानून के दायरे में नहीं लाना चाहिए। आयोग ने कहा कि इस धारा में संशोधन भी करना चाहिए और जिस देश का हमारे देश में शासन था, भारत में ब्रिटेन का शासन था, और ब्रिटिश शासन काल में ही राजद्रोह और देशद्रोह कानून बना जो अपराध की श्रेणी में आता था। उस देश में अब राजद्रोह और देशद्रोह नहीं है, उसको समाप्त कर दिया गया। यानी ब्रिटेन में उसे समाप्त कर दिया गया, लेकिन भारत में इसे समाप्त नहीं किया गया है। इसे विधि आयोग ने भी सिफारिश किया था कि इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है, संशोधन होना चाहिए ताकि राजद्रोह से उचित तरीके से निपटा जा सके। यह मामला प्रकरण था जेएनयू का, और आप लोग सभी लोग जानते हैं कि कुछ जेएनयू के अंदर एंटी इंडियंस थे, भारत विरोधी थे, और भारत विरोधी छात्रों ने कई भारत विरोधी नारे भी लगाए। आप लोगों ने सुना होगा कि भारत विरोधी नारे लगाए गए थे, कंफर्म हुआ। और उनका तर्क यह था कि विचार एवं अभिव्यक्ति का एक हिस्सा है। इसका मतलब जो भारत विरोधी एंटी इंडियंस नारे लगाए गए जेएनयू में, उनका यह तर्क था कि विचार एवं अभिव्यक्ति की आजादी का एक हिस्सा है। इसका मतलब विचार एवं अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर एंटी इंडियंस नारे लगाए जा सकते हैं, यह उनका तर्क था। जबकि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 19 सब क्लास 2 में जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, युक्ति निर्बंधन है, उसमें भी यह लिखा हुआ है कि आप भारत विरोधी नारे नहीं लगा सकते हैं, राष्ट्र की एकता और अखंडता को खतरे में नहीं डाल सकते हैं, आप ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दे सकते हैं जिसके राष्ट्र देश की सम्मान और गरिमा पर ठेस पहुंचे, हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा हो जाए। यह उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। लेकिन इनका तर्क है, एंटी इंडियंस जो भारत विरोधी नारे लगाए, कि जो मैंने नारा लगाए विचार व्यक्ति आजादी का एक हिस्सा है, इस आधार पर वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। इस कारण इस धारा को समाप्त करने की मांग की गई। कंफर्म हुआ। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, राजद्रोह को यदि आज राजद्रोह अपराध की श्रेणी में है, आज राजद्रोह अपराध की श्रेणी में है, तो भारत में एंटी इंडियंस नारे लगाए जाते हैं, तो आप कल्पना करो कि अगर भारत में राजद्रोह को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया जाए तो कितने एंटी इंडियंस नारे लगेंगे। उनके ऐसे वक्तव्य आएंगे जो राज्य की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा कर सकते हैं। उनके ऐसे वक्तव्य आएंगे जो राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। भारत में ऐसे हिंसात्मक विरोध जैसी गतिविधियां पनपने लगेगी जो कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए राजद्रोह की धारा, राजद्रोह भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 जो राजद्रोह की परिभाषित करता देशद्रोह को, उसको होना चाहिए, क्योंकि वो धारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 सरकार की रचनात्मक आलोचना करने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाती। ये स्पष्ट गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में, राष्ट्रसभा संसद में क्लियर कर चुके हैं कि जो ये भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 बनने जा रही है, वो सरकार की रचनात्मक आलोचना करने पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाती है। लेकिन सरकार की रचनात्मक आलोचना भी लोकतांत्रिक मर्यादाओं में रहकर ही करना है, क्योंकि हमारे यहां मर्यादा को लांघने का अधिकार नहीं दिया गया है। आलोचना भी करना है तो एक मर्यादा में रहकर करना है। वो हमारी लोकतांत्रिक मर्यादा को ध्यान में रखकर ही आप आलोचनाएं कर सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता का खतरा है। इसका आशय यह नहीं है कि यह विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरा है, लेकिन
विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर राष्ट्र की एकता और अखंडता को खतरे में नहीं डाला जा सकता। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर राष्ट्र की एकता और अखंडता को खतरे में नहीं डाला जा सकता। कंफर्म हुआ। इस कारण भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 जो राजद्रोह को एक अपराध की श्रेणी में शामिल करता है, अनुच्छेद 19 सब क्लास 2 में जो वर्णित है, युक्त युक्त निर्बंधन का विरोध नहीं करता। इस प्रकार भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 सब क्लाज 1 सब क्लाज ए का किसी भी कंडीशन में उल्लंघन नहीं करता, किसी भी कंडीशन में उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि सरकार की रचनात्मक आलोचना करने का अधिकार प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। और भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 सरकार की रचनात्मक आलोचना करने पर कहीं भी प्रतिबंध नहीं लगाती। लेकिन इतना ध्यान देना है कि आलोचना भी करना तो लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ध्यान में रखकर करना है। और आलोचना मर्यादाओं को ध्यान में रखकर न करना चाहिए। आलोचना का मतलब यह नहीं होता कि आप मर्यादा को तार तार कर दें। आलोचनाएं भी करना तो एक मर्यादा, एक दायरे में रहकर के ही आलोचना की जा सकती है। इस कारण भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 कहीं से भी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 सब क्लाज 1 सब क्लाज 1 में विचार अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन नहीं करता। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसी आधार पर, इसी प्रकार आप लोगों को यूपीएससी की कॉपी में, पीसीएस कॉपी में अपने आंसर प्रेजेंट करना है। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ में आ रहा बढ़िया से? कहीं कोई समस्या तो नहीं है? चलिए, तो अब इसको हम लोगों को लिखना होगा।